देखो एक्सरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बोला कि इसमें से बताओ कि कौन सा के अल्फा है और कौन सा के बीटा है। तो अब देखो के अल्फा और के बीटा होते क्या हैं, पहले तो वो देख लेते हैं। के अल्फा के बीटा का मतलब है कि के पे गिर रहा है एक एल से इलेक्ट्रॉन और एक गिर रहा है एम से। ओके, तो ये वाला के अल्फा हुआ, ये वाला के बीटा हुआ। अब ध्यान से अगर आप देखो तो एनर्जी किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली के बीटा की एनर्जी ज्यादा है ना। तो के बीटा की एनर्जी जो है वो ज्यादा है किससे? एनर्जी ऑफ के अल्फा से। तो इसका मतलब लैम्डा किसका ज्यादा होगा? जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका लैम्डा कम। तो अब देखो यहाँ पे लैम्डा का ग्राफ बना है हमारे पास, तो लैम्डा चेक करो किसका ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ये वाला लैम्डा बड़ा है, ये वाला लैम्डा छोटा है। तो जिसका लैम्डा बड़ा है उसकी एनर्जी कम होगी। तो ये देखो इसकी एनर्जी कम है, इसका लैम्डा बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये वाला के अल्फा है और ये वाला के बीटा है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे एनर्जी किसकी बड़ी है और के अल्फा के बीटा क्या होता है। ठीक है, तो के पे गिर रहे हैं ये आके, इसलिए हमने ऐसे देख लिया। नेक्स्ट देखो, अब इसमें बोला है कि कौन सा के अल्फा है कौन सा एल अल्फा है। अब देखो के अल्फा और एल अल्फा में कैसे देखोगे? के अल्फा कौन सा होता है? के अल्फा होता है जो एल से के पे गिरता है, तो दिस इज के अल्फा। ओके, और एल अल्फा कौन सा होता है? एल अल्फा होता है जो एल पे गिरता है एम से, दिस इज एल अल्फा। अगर आपको याद नहीं है तो अभी पिछला पिछला वाला लेक्चर देख सकते हो आप। ठीक है, तो एल अल्फा ये होता है। अब इनमें एनर्जी देखो किसकी ज्यादा होगी। दोबारा से बनाता हूं मैं इसको, यहाँ देखो। तो ये देखो ये बना दिया। अब इसमें के से लेके एल तक का जो गैप होता है वो कितना होता है? अब देखो, अगर आप एन के हिसाब से ही देख लो तो 1/1 यहाँ होता है। 1/n का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर मतलब। यहाँ होता है 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ होता है 1/9। तो देखो ये गैप कम है, मतलब एनर्जी ऑफ एल अल्फा इज लेस देन एनर्जी ऑफ, एनर्जी लिखना था यहाँ, एनर्जी ऑफ एल अल्फा इज लेस देन एनर्जी ऑफ के अल्फा। तो आई थिंक ये तो पता लग ही गया होगा कि क्यों ऐसा है। क्योंकि इसका गैप कम ज़्यादा होता है ना। यहाँ पे के की एनर्जी क्या होती है? -13.6, और यहाँ पे आती है 1 पॉइंट समथिंग, और यहाँ आती है 0.8 समथिंग। तो देखो इसका गैप कम है, इसका गैप ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी कौन सी कम हुई? एनर्जी कम हुई एल अल्फा की। तो ये लिख दिया मैंने, एनर्जी ऑफ एल अल्फा इज लेस, एनर्जी ऑफ के अल्फा इज ग्रेटर। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसका लैम्डा कम होता है। तो लैम्डा ऑफ के अल्फा इज लेस एंड लैम्डा ऑफ एल अल्फा इज ग्रेटर। तो इसका मतलब ये देखो, ये लैम्डा बड़ा है, ये लैम्डा छोटा है। लैम्डा बड़ा किसका आना चाहिए था? एल अल्फा का। तो ये हो गया आपका एल अल्फा और ये हो गया के अल्फा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट देखो। अब इसमें बोला है कि आपको बताना है कि Z1 बड़ा है या Z2 छोटा है। मतलब Z1 बड़ा है या Z2 बड़ा है, या जो भी, कौन सा ग्रेटर है ना, वो बताना है हम दोनों में से। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि के अल्फा के हिसाब से हमें अल्फा दिया हुआ है, मतलब लैम्डा दिया हुआ है। तो लैम्डा किसका ज्यादा है? लैम्डा ऑफ के अल्फा इज ग्रेटर, और लैम्डा ऑफ के अल्फा इज, अच्छा सॉरी, के अल्फा Z2 का ज्यादा है। तो 2 लिख देता हूँ यहाँ पे और यहाँ 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 2 का जो लैम्डा है वो बड़ा है और 1 का लैम्डा छोटा है। अब आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ एफ, क्योंकि z के साथ देखना है तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। और लैम्डा क्या होता है? अगर सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में देख रहे हैं तो 1/√λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। तो इसका मतलब z अगर 1 बड़ा है और Z2 छोटा है तो क्या होगा? तो लैम्डा भी, लैम्डा अपोजिट होना चाहिए, देयर फोर λ2 शुड बी ग्रेटर और λ1 शुड बी लेस। ठीक है, अब देखो किसका लैम्डा बड़ा है। तो ये हमने पहले लिखा था, 2 का लैम्डा बड़ा है, तो इसका मतलब Z1 बड़ा होगा।
ठीक है, तो Z1 इज ग्रेटर देन Z2। अच्छा, ये ग्राफ को भी देख लो एक बार। ये ग्राफ का जो एरिया होता है ना, वो हमेशा इन्फिनिटी तक होगा। ओके, इन ग्राफ का एरिया हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे वो इसके लिए हो या इसके लिए हो, दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाता है आगे तक ग्राफ। ठीक है, जीरो के साथ टच नहीं करना है इसको, इन्फिनिटी तक ले जाना है। तो इसलिए हमेशा सभी ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ जो होगा वो सेम ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस थे इसके, और इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद हम करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है डायफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल। एक्चुअली ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का बोहर्स वगैरह के बाद पढ़ना चाहिए था हमें, बट चलो जैसे भी है। तो डायफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, देखो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग बोला जाता था कि जितने भी एटम्स होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर, फॉर एग्जांपल मान लो ये क्रिस्टल है, तो इसके अंदर एटम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ये एटम पड़े हैं ऐसे, तो इसको बोलेंगे क्रिस्टल प्लेन, ये जो है ना। ठीक है, या फिर स्कैटरिंग प्लेन बोल सकते हैं। चलो स्कैटरिंग बताता हूँ क्या होगा, क्यों बोला इसको। एक्चुअली तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि जैसी मर्जी इंटेंसिटी इसके ऊपर गिरे, ठीक है, ये हमेशा स्कैटरिंग कैसी करेंगे, सेम टाइप की। मतलब इंटेंसिटी चाहे जितनी मर्जी बढ़ा लो, जो भी आप इसके ऊपर रेज फेल करवा रहे हो, या फिर मतलब फोटॉन्स, या फिर जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कुछ भी, उसकी अगर इंटेंसिटी चेंज करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्कैटरिंग हमेशा सेम ही होगी। ऐसा बोला गया था क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन डेविजन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ एक, मतलब वो दोनों थे, डेविजन एंड गर्मर, वैसे इसको जर्मर पढ़ना चाहिए था, मतलब जर्म से रिलेटेड दिख रहा है, चलो जो भी है, गर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता है, अलग अलग इंटेंसिटी पे अलग अलग एंगल आता है स्कैटरिंग का। स्कैटरिंग का मतलब जैसे ये लाइट इंसिडेंट हुई और उसके बाद स्कैटर होगी, इस तरफ चलेगी, या रिफ्लेक्ट होगी जिसको बोल सकते हो, या डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसा बोला इन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद। तो अब देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या था। तो इन्होंने ऐसा बोला कुछ कि मान लो कि ये नॉर्मल ऑफ द क्रिस्टल है, लेट सपोज कि ये क्रिस्टल का नॉर्मल आ गया। तो इनके अकॉर्डिंग ये बोला कि ये जो एंगल आएगा, मतलब यहां से गिरी लाइट या फिर कोई भी रेज या फोटोन यहाँ टकराए। ठीक है, तो इस इनके अकॉर्डिंग देखो, इसको एंगल नाम दे देते हैं, ये फाई दे दिया इन्होंने नाम, ये थीटा दे दिया, तो जो इन्होंने दिए वही देना है क्योंकि फॉर्मूला इसी के हिसाब से बनेगा। ठीक है, और ये हो गया रिफ्लेक्ट या स्कैटर। ठीक है, तो अच्छा, इनके बीच का जो डिस्टेंस था उसको ले लिया डी, एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी ले लिया। क्रिस्टल प्लेन जो है, स्कैटरिंग प्लेन जो है, ये पूरा क्रिस्टल है, ये स्कैटरिंग प्लेन्स है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको छोटा वाला डी ले लिया। ओके, तो इसके हिसाब से उन्होंने फॉर्मूला बता दिया। तो उन्होंने बोला कि अलग अलग इंटेंसिटी पे, जैसे मान लो इसकी इंटेंसिटी कुछ I1 कर दी, I2 कर दी, तो उनको चेंज करने पे ये एंगल चेंज हो जाता है, जो स्कैटरिंग एंगल है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा, उसके लिए उन्होंने ये फॉर्मूला बताया कि पहली बात इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ये होता है, ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटी पे अलग अलग एंगल बनेगा, स्कैटरिंग एंगल या डायफ्रैक्शन जो है वो अलग अलग होगी। तो अब देखो दो फॉर्मूले आते हैं, एक तो होता है 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलते हैं ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स फॉर्मूला। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ। ओके, और दूसरा हमने लिख दिया डी साइन फाई इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहाँ पे जो लैम्डा है, अच्छा इसको सेकंड इक्वेशन दे दो, यहाँ पे जो लैम्डा है वो क्या है, वो है आपकी वेवलेंथ, कौन सी, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो दिस लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे फाई और ये थीटा क्या है, दिस फाई इज एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन। ठीक है, और थीटा इज ग्लैंसिंग एंगल।
ग्लैंसिंग एंगल, और इसको ब्रैग्स एंगल भी बोलते हैं, ब्रैग्स एंगल। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने बोला कि ये रिलेशन कुछ ऐसे बनेंगे, और इस फॉर्मूले से हम लेमडा और डी और वगैरह वगैरह निकाल सकते हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि इसमें जो n है दैट इज ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन। ठीक है, n इज ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन। तो डाइफ्रैक्शन मीन्स कि जो लाइट बेंड हो जाती है ना कर्व्स पे, तो ये स्कैटरिंग हो रही है इनकी वजह से, तो वो अलग अलग होगी। अच्छा, अब एंगल और इंसिडेंट लाइट का भी कुछ रिलेशन दिया था, वो ग्राफ था कुछ ऐसा। तो ग्राफ जो बनाया था, ये पीछे से नोट कर लेना, मैंने हटा दिया यहाँ से। तो जो ग्राफ बनाया था वो था डाइफ्रैक्शन एंगल वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ बीम, है ना, या इंसिडेंट बीम, इंसिडेंट बीम। तो इनके बीच में एंगल बनाया। तो ये जो ग्राफ बना इसका, वो कुछ ऐसा बना, ये कुछ इस टाइप का, ऐसा, और इस टाइप का कुछ। ठीक है, तो उसने ये बोला कि ये जो हाईएस्ट डाइफ्रैक्शन एंगल आ रहा है, ये देखो डाइफ्रैक्शन एंगल इस तरफ को इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो एंगल आ रहा है ना, ये जो एंगल डाइफ्रैक्शन है वो आया है 50 डिग्री पे, 50 डिग्री पे। और ये जो वैल्यू होगी इस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस उसके हमने लगाया था वो था 54 वोल्ट का। तो याद रखना 54 वोल्ट पे मैक्सिमम डाइफ्रैक्शन आई है और एंगल आया वो 50 डिग्री। ओके, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं इंसिडेंट बीम की। ओके, तो ये था आपका डेविजन और गर्मर एक्सपेरिमेंट। आप चाहो तो थीटा और फाई में रिलेशन भी लिख सकते हो। यहां लिख देता हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस फाइव डिवाइडेड बाय 2।